नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी स्वामिनी। आवाज सरोज शर्मा। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए ना। एक हल तोड़ दूं तो क्या गुजारा होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देखरेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी न सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी बैठा ही हुआ हूं। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहती थीं। शिवदास को पेंशन मिलता था। दिन भर द्वार पर गपशप करते रहते। भरा पूरा परिवार देखकर बहुत खुश होते थे और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन दैव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन हो गए। आज क्रियाकर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख क्यों न हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा था। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें भर गईं, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पोंछ जाएंगे। कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। लेकिन उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा भगवान में तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो बीसों काम है। कोई साधु संत आ जाएंगे, कोई पहुना ही आ पहुंचे तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पे रहना पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने उसकी एक न सुने। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख भूल गई। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चित होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन लालयित हो उठा। इस घर में वह कभी न आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था, तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वह ताली अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। सारे घर के लिए वह कोठरी तिलस्मी का रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज
राम प्यारी को यह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार खोलते न देख ले, नहीं तो सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे रखे हुए थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराजमान हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी रही, अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रति क्षण उसके हृदय पर ममतत्व का नशा छाया जा रहा था। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन जुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है। यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, वह सब कुछ क्रियाकर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल की उसने जानकी को शेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सरखर्ज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। जुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गाढ़े में पड़कर आई हूँ। नहीं, तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह की विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे आऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। प्यारी टस से मस ना हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिनना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम ना था। कुछ देर बहनों में झांव झांव होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो 2 में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कर लगाकर रख देती, मानो बैलों का खाना है। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई थी। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दे। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। अब नहीं कि उबकाई आने लगे। कभी कह दो तो तिनक उठे, अच्छा मुन्नी नाद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नाद में झांका, दुर्गंध आ रही थी। ठीक, मालूम होता है महीनों से पानी नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई। और किसी से क्या मतलब? हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चीलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नाद में डाल दे। मजदूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का। खाने को 1.5 से काम आने को नानी मरती है। आ जाता है तो पूछती हूँ, नाद में पानी क्यों नहीं बदलता? रहना तो रहो या चले जाओ, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लाने लगे। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नाक का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डाल रही, देखती भी नहीं, कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया।
कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। भीतर बाहर जहां देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्तकौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस ली थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है। दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और क्या काम भी ज्यादा होता है। प्यारी ने खुद विश्राम लेती है, न दूसरे को लेने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज मांगो घर में ही निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले की सी दशा नहीं है कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं। फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और दोनों बहनें में भी अब उतना अपनापन नहीं रहा। प्रातः काल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और झुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दो। प्यारी ने कड़े उठाकर लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी नन्हे को तैयार थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपया आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे? जोड़ जोड़ रखने में मजा आता है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो तेरे लिए ही। मेरे कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पान लेती हूँ? मेरा अनंत कब टूट पड़ता है। दुलारी, तुम ना खाओ न पहनो, जस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनवाने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उदंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े पहनूंगी। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना दिया करते थे। वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सह लेती थी। स्वामिनी का यह धर्म है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामिनी के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर न होता है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई है। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कपड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरामदे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल की तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपति का वह सरल आनंद, उनका प्रेम, उनकी मुग्ध मुर्दा प्यार की टकटकी सी बंध गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने नया रूप में आने लगी। सासा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तमाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए,
कभी बीमारियों की दवा, दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत कर्तव्योत करने पर भी काम न चलता तो वो अपनी कोई न कोई चीज निकाल देती, और चीज एक बार हाथ से निकलकर फिर न लौटती थी। वो चाहती तो इसमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्चा करती। अगर गांव में ऐठी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, दो एक चीजें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन है, वे इस जंजाल में क्यों पड़े। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया। क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों नहीं मानता। बोली, कैसी बात कहते हो दादा, पहले लड़के के लिए भी धूमधाम न हुई तो कब होगी। मन तो कोई नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन छोटे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा सरंजाम कर लूंगी, गहनों के माथे जाएगी। और क्या, शिवदास ने चिंतित होकर कहा। इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते। अपने पास जो चीजें रहेंगी तो सब मुंह जोहेंगे, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरही के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ। लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट पर टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर गृह के से निकल चुकी थी। गर्भावस्था में उसकी देह छीड़ हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सौर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताक कर उसके निद्रा मग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को खिलाने लगे, उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की तृषित लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपका कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है। सांसद तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का न होता तो मेरी सूरत का क्यों होता। चेहरा मोहरा रंग रूप सब मेरा है। दुलारी, इससे क्या होता है। बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पीऊंगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई बड़ा मुद्दा पाएगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे न चलेगा। मालकिन से कहना है कल एक पालना बनवा दे। मथुरा, अब बहुत सवेरे न उठा करना और छाती फाड़ कर काम भी न करना। दुलारी, या महारानी जीने देंगी। मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ बन गई होती। प्यारी के कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगने लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी थी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा था। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, पर संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम करने का कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा,
बाद में बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वह मजदूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं, खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाना पड़ता। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी, मजदूर थी। उससे त्योरियां बदलते जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौंस जमाता। दुलारी तो बच्चों की उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो मथुरा घर का सरदार था। उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियासत करने लगे थे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी, अब तो कहीं परदेश जाने का जी करता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बड़े हुए, उनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उसका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई, उसे संदेह हुआ। शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई है। बोली, मैं तो जाने को न कहूंगी, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या रोज यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती न बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते तो हो गए, अब तक तो न बनी, तो अब क्या बनेगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की बात मन में ही रह जाएगी। फिर अब पौरुष भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ होकर बोला, भाभी, ये तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभले या घर अब तक चला है। नहीं, रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपना देह धुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च वरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है दीदी। यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। बच्चों के बिना इनका जी भी तो वहां न लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूंगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी वह बंधन रहा तो जाने से क्या फायदा। बोली, दीदी, तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जाकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से उस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रही। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जा रहा था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं। उनके जी में आता है वह भी उसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस
घायल को खा खा कर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से नहीं रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी, मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीजों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सब खर्च के लिए कितने रुपयों की जरूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दिनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त ही थे। लड़कोरी न होकर भी वह बच्चों के लालन पालन में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो हम आराम से पड़े रहेंगे और बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे। हाथ पैर न हिलाएं तो वह नहीं हो सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। ढेले का खिलौना हजार गुड़ियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेबन होकर सुन रही थी, मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उससे उसके जी में आता था कहीं चली जाए, जिसमें वह दृश्य न देखना पड़े। घड़ी भर में यह घर सुना हो जाएगा। दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी। उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जाकर बैठ गए। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर खड़ी रोती रही। वह इतनी विह्वल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकलती, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा भी जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, हाथ मुंह धो लो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती रही, पर उनकी तसल्ली में इस प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। एक दो बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझुलाती, यह काम करने को क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिझक देने को जी न चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा ने के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ, उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब तक उसकी परवाह करूं। घर में तो अब विशेष काम नहीं रहा। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहती। खरबूजे बोए थे, खूब फले थे और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनती,
मांग चोटी की और से उतनी ही उदासीन न थी। आभूषणों से भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़वाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी, खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक कहाँ क्या कर रहा था? जोखू ने कहा, चार क्यारियां बना रही बची हुई थी। मैंने सोचा 10 मोट ही खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते वह हीले हवाले करता रहता। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा, हाथ मुंह धो डालो। आदमी जान रख कर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते तो कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन, दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो? कल के लिए तो उचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था। सवेरे मैं पहुंचता तो कोई और आकर न छीक लेता। फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती। तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे, तो मैं तुझे कुछ कह थोड़े रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम मत करो। कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो को कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं। तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था। जो को झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी, अब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डाले। अब तो जानता हूँ मेरी ही माथे, मैं ना करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोको, तुम बहुत करोगे तो 2 बेर चली जाओगी। सारे दिन तुम वहां बैठी नहीं रह सकती। प्यारी प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे? कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब करती हो मालकिन। अपने पेट भर के तो होता नहीं, सगाई कर लो। 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सिर चाहिए। प्यारी, अच्छा, आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा आधा सेर के 2 रोटा बनाकर खिला दो तो खा लो। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट बनाता हूँ और उपले पे सेक लेता हूँ। कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ा रहता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोको, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोको, जरा बैलों को सानी पानी देता हूँ तो बैठो। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थे। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं। झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। ज्वार बाजरा शन अरहर सब तो है, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा। तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम ना लाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे। मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ। दोनों के बराबर काम क्यों नहीं कर सकता? चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधा सेर में रह गए। एक दिन तौलो तब मालूम हो। तौला है, बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान ना रोपो, मजदूर
मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले परेशान हो जाओगे। तुम्हारी बला से मैं ही हल्का हूँगा, यह देह किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का मालूम अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पड़ा सो रहा है। जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सोए रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने को जी करता है। बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है रे, मैं तुझसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हूँ, तब एक से दो हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छोड़ दी। मालकिन, किससे सगाई कर लूं यहाँ पर? ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहेगी। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू, या मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाया करे। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरे के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगे। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के ही छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अगली कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।